बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप एलिमिनेटर 1 में अलाइड बैंक स्टॉलियंस का होगा नूरपुर लाइन्स से टाकरा। स्टॉलियंस और लाइन्स 3 बजे इकबाल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों में बड़ी तब्दीलियों की इम्कान, कौमी प्लेयर्स को आराम देने का इम्कान है। अपडेट कर रहे हैं बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप एलिमिनेटर 1 में अलाइड बैंक स्टॉलियंस का होगा नूरपुर लाइन्स से टाकरा। स्टॉलियंस और लाइन्स 3 बजे इकबाल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। चैंपियंस वनडे कप आज इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और अलाइड बैंक स्टालियंस और नूरपुर लायंस की टीमें मध्य मुकाबला है। 3 बजे मैचेस का आगाज होगा और आज का जो मैच है वो इसलिए इंपॉर्टेंट, जो टीम मैच जीतेगी वो जो क्वालिफायर में मैच हारी है उससे टकराएगी और फिर उसके बाद अगर जीतती है तो फिर फाइनल का टिकट कटवाएगी। तो इस हवाले से अभी से ही शायकीन कुछ थोड़ी बहुत तादाद में पहुंच रहे हैं मैचेस को देखने के लिए। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको रेस्ट दिया गया। आज कप्तान शाहीन आफरीदी नूरपुर लायंस के वो आज नहीं खेलेंगे, अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलेंगे, आमिर जमाल नहीं खेलेंगे, जबकि स्टालियन से स्टार बैटर बाबर आजम नहीं खेलेंगे, इब्रार अहमद जो है वो नहीं खेलेंगे, उनके साथ मोहम्मद अली जो कि उनके पेसर है वो भी नहीं खेलेंगे। शान मसूद जो कि वाइस कैप्टन भी हैं और कैप्टन है टेस्ट टीम के, वो आज नहीं एक्शन में दिखाई देंगे। आज टॉस जो 2:30 बजे होगा और मैच जो वो 3 बजे शुरू हो जाएगा। इससे पहले जो कल का मैच हुआ है क्वालिफायर का, उसमें मारखोज को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लो स्कोरिंग मैच था और मारखोज ने पहले बैटिंग करते हुए 30 ओवर्स में 137 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 51-52 रन की इनिंग्स खेली, जबकि इफ्तिखार अहमद ने 39 रन बनाए। उसके अलावा कोई भी बैटर क्रीज पर न टिक सका और पूरी की पूरी टीम 137 रन पर ही आउट हो गई, चलती बनी। और जवाब में और जो बॉलिंग खसूस तौर पर की गई पैंथर्स की जानिब से, वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की गई थी। मोहम्मद हसनैन ने 3 विकेटें हासिल की पेस से और स्पिन से ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाते हुए साइम अयूब ने 5 खिलाड़ियों को शिकार किया। मारखोज के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके और इस तरह से जब बैटिंग की बारी आए तो उस्मान खान की शानदार 50 और जिसमें 5 छक्के और 4 चौके भी शामिल थे, उसकी बदौलत टारगेट उन्होंने 30 से 30वें ओवर में ही 23वें ओवर में इनफैक्ट हासिल कर लिया और इस तरह से कल का क्वालिफायर का मैच जीतकर लेक सिटी पैंथर्स जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। और आज का मैच अलाइड बैंक स्टालियंस और नूरपुर लायंस की टीमों के दरमियान खेला जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी टीम मैच जीतेगी वो अच्छे मार्जिन से जीतेगी। कल वाला मैच जो था वो बड़ी लो स्कोरिंग मैच रहा है और जिस तरह के हमने पिछले 10 मैचेस देखे हैं कि बड़ा स्कोर टोटल जो है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। और कल के मैच में जो टीमें हैं वो सिर्फ 137 रन ही स्कोर पर कर पाई और जो चेज भी इजीली हो गया। तो आज देखना होगा कि कितना बड़ा स्कोर होता है। बैटिंग पिचेस बनाई गई थी लेकिन कल की जो विकेट थी वो कुछ मुख्तलिफ बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से टारगेट जो बड़ा स्लो रहा। तमाम आज फैसलाबाद का जो मौसम है वो खुश्क है और बारिश का इम्कान नहीं। मैच डिस्टर्ब नहीं होगा बारिश की वजह से और शायकीन खूब छक्के और चौके और विकेटें उड़ती देख पाएंगे। और इकबाल स्टेडियम में 3 बजे मैच होगा। शायकीन अभी भी कुछ मौजूद है यहाँ पर, पहुंचने से बात भी करते हैं। जी कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है, किसको देखने के लिए आए? बाबर आजम, जंग से आया हूँ बाबर आजम के लिए। और बाबर आजम आज ख्वाहिश आजम जो है वो सेंचुरी बनाए। बाबर आजम तो खेल नहीं रहा, बाबर आजम नहीं खेल रहा यार बहुत। आज किसको देखेंगे? तैयब ताहिर है, बड़े अच्छे खेल रहे हैं। तैयब ताहिर नहीं, मेरे ख्याल से बाबर आजम जो है वो फाइनल खेलें और मेरा यही ख्याल है कि बाबर आजम फाइनल खेलें। जंग से आए थे मैच देखने के लिए लेकिन आज बाबर आजम तो नहीं खेलेंगे। आप बताओ बेटा कहाँ से आए हो? मैं चिमरा वाली से। किधर से? चिमरा वाली से। कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है? मेरा बाबर आजम। आज की जो मैचेस है उनमें कौन जीतेगा, स्टालियन या फिर दूसरी टीम नूरपुर लायंस? बाबर आजम वाली टीम जीतेगी। बाबर आजम वाली टीम जीतेगी, लेकिन बाबर आजम बेशक नहीं खेल रहे लेकिन कुछ सपोर्टर्स और यहाँ पर अभी भी मौजूद है। फैसलाबादी कुड़ियां अपने पसंदीदा स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए बेताब। कोई बाबर आजम की बैटिंग तो कोई शाहीन अफरीदी के एक्शन की दीवानी। शायकीन क्रिकेट कहती हैं कि इकबाल स्टेडियम में अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करेंगी। फैसलाबादी कुड़ियां अपने पसंदीदा स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं। कोई बाबर आजम की बैटिंग की तो कोई शाहीन अफरीदी के एक्शन की दीवानी है। शायकीन क्रिकेट कहती हैं कि इकबाल स्टेडियम में अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करेंगी। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप जारी है और आज प्ले ऑफ मैचेस का एक मरहला है जिसके अंदर लायंस और इसके साथ साथ स्टालियंस जो हैं आपस में टकराएंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ये वो नामवर खिलाड़ी हैं जो कि खासे पसंद भी किए जाते हैं शायकीन क्रिकेट की जानिब से। और खवातीन की बात करें तो वो भी इनकी दीवानी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा क्या कहेंगी कि आज 2 जबरदस्त टीमें आपस में टकराने वाली हैं,
कौन आपका पसंदीदा खिलाड़ी? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बाबर आजम बहुत मैं उनकी फ़ैन हूँ और मैं चाह रही हूँ कि वो मैं उनको सपोर्ट करूँ और मैं चाह रही हूँ वही जीते और कुछ करके दिखाएं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं एक बात सुनी जाने का प्लान है? जी जी बिल्कुल, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि आज मैं जाऊँ और वहाँ देखूँ लाइव इस चीज़ को, तो इसको एक्सपीरियंस करने का मेरा अलग ही एक मुझे है। एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा क्योंकि अपना नामवर खिलाड़ी देखना है। मुझे बताइएगा, उन्होंने तो कह दिया बाबर आजम, आपके कौन से नामवर खिलाड़ी हैं? मेरे शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे फेवरेट है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं इसके बाद ज़रूर जाऊँगी। हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान बनाया कि हम इकबाल स्टेडियम जाएंगे और वहाँ के मैच देखेंगे और उनको फुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल फुल सपोर्ट किया जाएगा। लड़कियां खासी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एक तो फैसलाबाद के अंदर ये मैचेस और उसके बाद जो हमारा उभरता हुआ टैलेंट है, पता चलेगा कि यार कौन से अच्छे खिलाड़ी जो है वो ऊपर के सामने आएंगे। पहली बात तो ये मैं करना चाहूँगी, इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया डोमेस्टिक क्रिकेट को इन की है। और दूसरी चीज़ ये, अगर सपोर्ट की बात करें जो ऑलवेज बाबर आजम, वी आर विद बाबर आजम, क्योंकि फैसलाबाद है और उसने रिसेंटली सेंचुरी भी की थी जिसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हमें, तो ऑलवेज विद बाबर आजम। बिल्कुल, बाबर आजम का कोई दीवाना है तो कोई शाहीन शाह अफरीदी का। उनका यही कहना है कि आज इकबाल स्टेडियम जाएंगे और मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। जी मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबादी कुड़ियां पसंदीदा स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं। कोई बाबर आजम की बैटिंग की तो कोई शाहीन अफरीदी के एक्शन की दीवानी है। इकबाल स्टेडियम में अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करेंगी। अब आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज फैसलाबाद का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान BRT के तहत फैसलाबाद में मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली बसों की आमद और मनसूबा के आगाज की तारीख का ऐलान करेंगी। वजीर आला अराकीन असम्बली और लीगी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगी। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी वकास। आज फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब की आमद मुतवक्के है कुछ देर में। इस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ज़रई ग्रेजुएट में तकर्रनामे न सिर्फ तकसीम करेंगी बल्कि इसके साथ साथ किसान कार्ड किसानों में तकसीम किए जाएंगे और तलबा और तालिबात में मोटरसाइकिल जो है वो तकसीम किए जाएंगे। जबकि इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि आज का दिन फैसलाबाद के लिए अहम हो सकता है क्योंकि कमिश्नर ऑफिस में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लीगी अरकान असम्बली से वज़ीर आला पंजाब मुलाकात करेंगी और इस मुलाकात के दौरान फैसलाबाद शहर के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान जो है वो भी मुतवक्का है। खास तौर पे फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए BRT मंसूबे के तहत मेट्रो बसों का चलाया जाना जो है उस हवाले से ऐलान किया जा सकता है। ज़राए ने ये दावा किया है कि आज वज़ीर आला पंजाब अपनी इस बैठक के दौरान फैसलाबाद के मुख्तलिफ मसाइल जो हैं उन पर ना सिर्फ ब्रीफिंग लेंगी बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला जो है वो मुस्तकिल हल करने के लिए फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर चलने वाली BRT मंसूबे के तहत बसेस की आमद का ऐलान भी करेंगी कि कब और कितनी बसें जो है वो फैसलाबाद पहुंचेंगी और मंसूबे का आगाज़ जो है वो कब से होगा, फैसलाबादियों को किस दिन से जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयसर आ सकेगी। इस हवाले से अहम ऐलानात आज मुतवक्के हैं जिसमें अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उस डिविजनल इंतज़ामिया की जानिब से पहले से ही तमाम मामलात जो हैं उन पर जामे ब्रीफिंग तैयार की गई है। रूट्स के हवाले से तमाम तर प्लान जो है वो मुरतब किया गया है FDA के साथ मिलकर कि किस तरह से ना सिर्फ फैसलाबाद सिटी बल्कि FDA के पेरी अर्बन प्लान के तहत जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी जिसमें खास तौर पर शेखपुरा रोड, सत्याना रोड, जड़ावाला रोड और इसके साथ साथ नाड़वाला रोड और झंग रोड भी शामिल होंगे। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत की नाअहली के बायस फैसलाबादियों पर डेंगू के खतरात मंडलाने लगे। फ्यूल न मिलने पर महकमा सेहत के अफसरान और डेंगू गाड़ियों को ब्रेकें लग गई। गाड़ियां 15 रोज से महकमा सेहत के दफ्तर में जैम हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी बताइएगा। फैसलाबाद में जिला भर में कितने डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने डेंगू लार्वा जो है वो अब तक साल 2024 में रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त इंटमोलॉजिस्ट समेत दीगर जो महकमा सेहत के अफसरान हैं उनकी गाड़ियाँ फ्यूल ना मिलने के सबब जो है रुकी हुई हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर अजीम अरशद मौजूद, हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर बताएं कि जिला भर में कितने अब तक लार्वे मिल चुके हैं? जी अब तक 12,000 से ज़ायद लार्वा जो हैं वो पूरे साल में जनवरी से लेकर अब तक वो मिल चुके हुए हैं। और पेशेंट्स को देखा जाए तो पेशेंट्स इस वक्त 27 पेशेंट मतलब रिपोर्ट हो चुके हैं, कंफर्म पेशेंट्स हैं। तो पिछले 3 दिनों के अंदर ही मतलब 3-4 पेशेंट सर्ज आई है, लेकिन लास्ट वीक में तो सुकून उसमें रहा है। इंटमोलॉजिस्ट की गाड़ियों के हवाले से बात की जाए तो खड़ी हैं, फ्यूल के हवाले से परेशानी का सामना है। कब तक फ्यूल फराहम हो जाएगा और क्यों रुका हुआ है? वो जल्दी हो जाएगा, उनका वो अकाउंट्स का था, अकाउंट्स वाला मामला वो सेटल हो चुका हुआ है। तो वो इंशाल्लाह ताला अभी अकाउंट से बात करके तो
इशू कर दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, अकाउंट ऑफिस से जो है बात करके जैसे ही बिल उनकी जानब से क्लियर किया जाएगा तो पेट्रोल पंप मालकान को जो है वो फ्यूल के हवाले से पैसे अदा कर दिए जाएंगे, जिसके बाद इंटोमोलॉजिस्ट हजरात को की गाड़ियों में जो है वो दोबारा से पेट्रोल की फराहमी के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए जाएंगे। जी अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में तेल की किल्लत से डेंगू की सरगर्मियां बंद, जबकि झंग में तेल पानी की तरह बहाया जाने लगा। डीएचक्यू अस्पताल में जेर इस्तेमाल जनरेटर, एमएस और सीईओ हेल्थ ऑफिस के नाम सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां एक साल में लगभग 3 करोड़ रुपए का तेल हड़प कर गईं। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में तेल की किल्लत से डेंगू की सरगर्मियां बंद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, डीएचक्यू झंग और महकमा सेहत ने एक साल के दौरान जो है वो 2 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा का तेल जो है वो इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा तेल जो है वो डीएचक्यू झंग में इस्तेमाल हुआ है और इसके ऊपर जो महकमाना रिपोर्ट है उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि डीएचक्यू झंग और एमएस के हेड में जो एक गाड़ी मौजूद है उसमें 1 करोड़ 82 लाख रुपए का तेल जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसको 365 दिनों में तकसीम करें तो रोजाना की बुनियाद पर लगभग 50,000 रुपए का तेल डीएचक्यू झंग में इस्तेमाल हो रहा है। जो महकमाना रिपोर्ट है उसके मुताबिक कई एक सवालात जो हैं इसके ऊपर उठा दिए गए हैं और कई एक जो है वो सुकम जो हैं इसमें मौजूद हैं। इसमें बताया गया है कि ना सिर्फ जो डीएचक्यू झंग के अंदर जो जनरेटर्स मौजूद हैं उनकी रीडिंग में टेम्परिंग की जा रही है, उनकी जो मीटर्स हैं उनको चेंज करने का भी इंकशाफ जो है वो उसमें हो रहा है और इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड है उसमें भी रद्दोबदल का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा जो सीईओ हेल्थ के हेड में जो है वो 73 लाख रुपए से ज्यादा का तेल जो है वो इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि एक नुकता उठाया गया है कि लगभग 47 लाख रुपए का वो तेल है जो कि एक गाड़ी के लिए जो है वो सैंक्शन हो सकता था, लेकिन 13 मुख्तलिफ गाड़ियों में जो है वो तेल डाला जाता रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक कि ना सिर्फ ये रिकॉर्ड जो है वो इर्रेगुलर है बल्कि इसके साथ साथ जो अनऑथेंटिक रिकॉर्ड जो है वो पेश किया गया है, जिससे नजर ये आ रहा है कि डीएचक्यू झंग महकमा से झंग में जो तेल का इस्तेमाल है उसके ऊपर कई एक सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड जो है वो महकमे की जानिब से जो है मेंटेन नहीं किया गया। जो जनरेटर्स का रिकॉर्ड है उसमें जो जनरेटर के पास रिकॉर्ड मौजूद है और जो ऑफ टाइम के अंदर जिस वक्त बिजली बंद होती है उस वक्त जो जनरेटर चलाए जाने थे उनका रिकॉर्ड भी जो है वो मुस्तनद नहीं है, जिससे डीएचक्यू झंग और महकमा सेहत झंग में इस्तेमाल होने वाले तेल के ऊपर जो है वो कई एक सवाल उठ रहे हैं। जी रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में मलेरिया का वबाई सूरत हाल इख्तियार करने का खदशा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मलेरिया के मरीजों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने एमरजेंसी की सूरत में फौरी अस्पताल से रुजू करने की हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और इसके गिरदो नवाब में मौसमी सूरत हाल, बदलती मौसमी सूरत हाल के बायस जो है वो मलेरिया जो है वो मलेरिया बुखार उसका जो है वो अटैक होने का खदशा जो है वो बढ़ गया, जिस पर जो है वो तिब्बी माहिरीन ने जो है वो खबरदार कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल ऑफिसर अली नवाजिश मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि मौसम के जो है वो चेंज हो रहा है, इसी के साथ साथ जो है वो मलेरिया का जो है अटैक उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आजकल बदलते मौसम के साथ मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो जाता है, जैसे कि उनके लिए फेवरेबल माहौल मिलता है मौसम के हिसाब से, तो अपने लोगों को यही चाहिए कि अपने साफ़ सुथरा इर्द गिर्द माहौल में पानी वगैरह जहाँ पे जोहड़ वगैरह हैं या पानी वगैरह की निकासी का इंतज़ाम अच्छा रखें, साथ में पानी वगैरह जमा ना होने दें, क्योंकि वहाँ पे अगर पानी वगैरह जमा होगा तो मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा होगी। और आजकल वैसे भी बड़ी सर्ज आई हुई है मलेरिया की, तो उसमें मलेरिया के बाद ऐसे मौसम में डेंगू की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो इसमें हमारा हॉस्पिटल जो है प्रॉपर वर्किंग में है। हमारे पास डेंगू के लिए आइसोलेशन हमने कायम की हुई है, डेंगू आइसोलेशन में पेशेंट एडमिट करते हैं। बाकी मलेरिया का जो है सिम्टोमेटिक हम उसको इलाज कर रहे हैं। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एसको के बोसीदा और पुराने पोल्स करंट लगने के नाखुशगवार वाकयात का मौजब, रिकवरी की बुनियाद पर बेहतरीन कंपनी होने की दावेदार अर्थिंग मुकम्मल न कर सका। नेपरा की फेस्को को पोल्स की अर्थिंग का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में फेस्को के पुराने बसीदा और खस्ता हाल पोल्स जो हैं वो करंट लगने के नाखुशगवार वाकयात का मौजब बन रहे हैं। फेस्को की जानिब से अपने पोल्स की अर्थिंग का काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया है। नेपरा की जानिब से फेस्को को अर्थिंग का काम बर वक्त मुकम्मल ना करने पर 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो भी किया गया था, जो कि फेस्को की जानिब से अदा नहीं किया गया। फेस्को की जानिब से जुर्माना के खिलाफ अपील करने का फैसला किया गया है। नेपरा की जानिब से रिमाइंडर एक बार फिर हदायत
जारी कर दी गई हैं फेस्को के खस्ता हाल पोल्स पुराने और बसीदा पोल्स की जो ना सिर्फ तब्दीली की जाए बल्कि अर्थिंग का काम भी मुकम्मल किया जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके और पोल्स की जो अर्थिंग है उसका काम मुकम्मल किया जा सके। फेस्को मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ में सबसे जो है वो पोल्स की अर्थिंग मुकम्मल ना करने की फहरिस्तों में जो है वो शामिल है, जिसकी वजह से नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो रोनमा हो सकते हैं। जी अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरकार की साफ सुथरा पंजाब मुहिम के लिए अनोखी मंतक, देहातों की सफाई के लिए खजाने के मुंह खोल दिए, जबकि शहर की सफाई के लिए फंड्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर निकले। म्यूनिसिपल कमेटी तौबा मकरूज हो गई, फंड्स में इजाफा ना हो सका। मजीद तफसीलात मुबशिर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशिर। पंजाब प्रोग्राम के तहत टोबा टेक्सिंग की 85 यूनियन काउंसिलों में सफाई का अमल जारी है। 500 से ज़ायद देहात हैं जहां पर यूनियन काउंसिल लेवल पर जो अमला मौजूद है वो उनकी सफाई कर रहा है। ज़िला काउंसिल की मदद भी ली गई है, लेकिन सफाई के इस मामले में फंड्स की फराहमी के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। म्यूनसिपल कमेटी ज़राए ये कहते हैं कि उनके लिए फ़ंड्स इंतहाई कम हैं, जबकि देहातों के लिए सफाई के लिए जो फ़ंड जारी किए गए हैं वो खासे ज़्यादा हैं। तमाम तर जो 85 यूनियन काउंसिल हैं वहाँ पर अमला सफाई मौजूद है, उनके लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए के फंड्स माहाना जारी किए जा रहे हैं और सफाई की सूरत हाल भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग की म्यूनसिपल कमेटी की बात की जाए तो बड़ा इलाका है शहर का जिस पर म्यूनसिपल कमेटी का अमला सफाई करता है, मशीनरी कम है, वसाइल कम है और यहाँ पर फंड्स जो हैं वो इंतहाई कम है। माहाना सिर्फ 1 करोड़ रुपए जारी हो रहा है, जिसमें मुलाजमिन की तनख्वाहें भी शामिल हैं, बिजली के बिल भी अदा करने हैं, फ्यूल के बिल अदा करने हैं और मशीनरी की मेंटेनेंस भी इसी बजट में शामिल होती है। और ये वजह है कि कम फंड्स होने की वजह से म्यूनसिपल कमेटी मकरूज हो गई है। म्यूनसिपल कमेटी के ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत पंजाब को अपनी इस पॉलिसी को थोड़ा बदलना होगा, जहां पर देहातों के लिए ज़्यादा फंड्स जारी किए जा रहे हैं, वहीं पर म्यूनसिपल कमेटी के लिए फंड्स में भी इजाफा किया जाए। और मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट के तालीमी निज़ाम में रुकावट की बड़ी वजह सिटी 41 ने पता लगा ली। जिला भर के 53 हाई स्कूल सरबराहान से ही महरूम। हाई स्कूलों में हेड मास्टर्स की खाली असामियों पर मुस्तकिल तैनाती न हो सकी। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। महकमा तालीम चिन्योट हुकूमती तवज्जो का मुंतज़र नज़र आता है। ज़िला के 85 के करीब टोटल हाई स्कूल हैं, जिसमें 53 ऐसे हाई स्कूल हैं जिनके सरबराहान सिरे से ही मौजूद नहीं है। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को इजाफी चार्ज देकर डंग टपाओ पॉलिसी के तहत वक्त जो है वो गुजारा जा रहा है। दूसरी तरफ जब इजाफी चार्ज लेने वाले जो टीचर्स हैं वो अगर स्कूलों के सरबराहान होंगे तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। रवां साल में तकरीबन 4 दफ़ा CEOs एजुकेशन को बदला जा चुका है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सरकारी स्कूल हैं उनके सरबराहान भी जो है वो सिरे से मौजूद नहीं है, जिस वजह से निज़ाम तालीम जो है वो चिन्योट का दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, जिस वजह से स्कूलों की जो पढ़ाई है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। और यही वजह है कि पिछले 2 सालों में चिन्योट का जो ज़िला है कोई भी सरकारी स्कूल किसी भी पोजीशन जो है वो नहीं ले सका। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है। अब ज़ाहिर है जो मुतल्लिका स्कूल प्रिंसिपल ने जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना होते हैं, जिस तरह से वो अपने असातिज़ा को कन्विंस कर सकता है पढ़ाई के हवाले से, तो जो उन्हीं असातिज़ा में बैठने वाला एक जो है वो छोटे स्केल का एक टीचर होगा, अगर उसे सरकारी स्कूल का सरबराह बना दिया जाता है तो वो उस तरह से बेचारा परफॉर्म नहीं कर पाता। यही वजह होती है कि स्कूलों में जो असातिज़ा हैं वो जो है वो लेट आते हैं। इसके साथ साथ और दीगर बहुत सारे मसाइल होते हैं जिस वजह से बच्चों की तालीम का भी हर्ज हो रहा है। और यही वजह है कि सबसे बड़ी वजह है कि हुकूमत पंजाब इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही और ज़िला के तकरीबन 53 ऐसे हाई स्कूल हैं जिनके सरबराहान जो है वो सिरे से मौजूद नहीं है। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्राइवेट कॉलेजेस को रजिस्ट्रेशन और अलहाक में तोसी के लिए भारी फीसें अदा करना होंगी। पंजाब हुकूमत ने साल 2024 से निजी कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन के लिए फीसों का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। जी, प्राइवेट कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन और अलहाक की एक्सटेंशन और नई रजिस्ट्रेशन की फीसों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। अब तमाम प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भारी भरकम फीसें अदा करना पड़ेंगी। 2 साल इंटरमीडिएट प्रोग्राम या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करवाने वाले जो कॉलेजेस हैं वो नई रजिस्ट्रेशन के लिए 50,000 रुपये फीस जमा करवाएंगे रजिस्ट्रेशन की, जबकि सालाना विजिट फीस भी 5,000 रुपये जमा करवाना होगी। इसके साथ साथ अगर कोई भी कॉलेज LLB करवाना चाहता है, डी फार्मेसी करवाना चाहता है या 4 ईयर BSc प्रोग्राम करवाना चाहता है तो उसको 50,000 की बजाय 1 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाना होगी। और इनिशियली सिर्फ 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, जबकि हर साल
ایکسٹینشن کے لیے مزید اس کو 50% فیسیں جو ہیں وہ جمع کروانا ہوں گی، اور 4 سالہ جو پروگرام ہے اس کے جو کالجز ہیں ان کو جو سالانہ وزٹ ہے وہ 10,000 روپے فیس جمع کروانا ہوگی۔ اس طرح سے جو تمام پرائیویٹ کالجز ہیں ان پر بھاری بھرکم فیسیں جو ہیں وہ عائد کر دی گئی ہیں، جس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ بچوں کی فیسوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے حکومت کہ ان فیسوں کو ریوائز کرے اور ان میں کمی کرے تاکہ بچوں کو سستی تعلیم جو ہے میسر آ سکے، کیونکہ اگر جہانگیر اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کھیل کے میدان سے بڑی خبر، جھنگ میں کھیلتا پنجاب گیمز انڈر 22 کی تیاریاں شروع، ڈسٹرکٹ، انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹر ڈویژن صوبائی سطح کے مقابلے ہوں گے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے کھلاڑیوں کے لیے بڑا اقدام دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کھیلے گا پنجاب تو بڑھے گا پنجاب کے نام سے جو ہے وہ مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کے آغاز کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، 12 سے زائد جو گیمز ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں، جو انٹر ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ اور پھر ڈویژن لیول پہ جو ہے ان کے مقابلہ جات منعقد کروائے جائیں گے۔ کھلاڑیوں کی جانب سے اس اقدامات کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ کھلاڑی موجود بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیسا اقدام دیکھ رہے ہیں حکومت پنجاب کا؟ سر یہ حکومت پنجاب کا بہت زبردست انیشیٹو ہے کہ سپورٹس کو جو ہے نا گروم کیا جا رہا ہے، پلیئرز کو جو پلیٹ فارم دیے جا رہے ہیں کہ وہ کھیلیں گے، جتنا زیادہ گراؤنڈز آباد ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے نا بہتر ہے، ہاسپٹل جو ہے نا وہ ویران ہوں گے۔ تو یہ چیز جو ہے نا بہت اچھی ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت پنجاب کو، لیکن اس میں ایک چیز میں انکلیوڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہارڈ بال کرکٹ کو بھی اس میں انکلیوڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹیپ بال کرکٹ تو ہو رہی ہے، وہ تو لوکل لیول پہ ہے، لیکن پروفیشنل لیول پہ جو ہارڈ بال کو بھی انکلیوڈ کرنا چاہیے، میری طرف سے ریکویسٹ ہے، اور موسٹلی سارے پلیئرز بھی یہی۔ جی بالکل، کھلاڑیوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جہاں ٹیپ بال کو شامل کیا گیا ہے وہیں پر اگر ہارڈ بال کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس سے جو ہارڈ بال کے کھلاڑی ہیں ان کو بھرپور کھیلنے کا موقع ملے گا اور ان کو اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ ابھارنے کا موقع ملے گا۔ وسیم عزیز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، کھیل صحت مند معاشرے کی ضمانت ہے، چنیوٹ میں حکومت پنجاب محکمہ یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس پنجاب کے پروگرام کھیلتا پنجاب کے افتتاحی تقریب، ڈپٹی کمشنر رانا محمد عمر کی شرکت۔ کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کمیل حیدر سے۔ جی بتائیے گا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے نوجوانوں کے اندر کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کھیلتا پنجاب ایونٹ کا جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ چہرے چنیوٹ کے اندر بھی اس کی افتتاحی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس میں، ڈپٹی کمشنر نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بتائیے گا اس کے اندر کون کون سے کھیل ہوں گے، کون کون سے نوجوان جو ہیں، کیا ایلیجیبل کرائیٹیریا اور ان میچز میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسپیشل کنسنٹریشن ہے اسپورٹس کے پروموشن پہ، اسی کا ایک سلسلہ ہے کھیلتا پنجاب، جس کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے جو کہ ایمیچور لیول پہ تو کھیل رہے ہیں لیکن پروفیشنل نہیں کھیل رہے۔ اس کے اندر 6 گیمز جو ہیں وہ ضلع لیول پہ ہے اور 12 گیمز جو ہیں وہ ہم نے ڈویژن لیول پہ رکھی ہیں۔ اس کی ابھی ہم رجسٹریشن پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ ایلیجیبلٹی جو ہے وہ 22 سال سے کم لوگ جو ہیں وہ رجسٹر کرا سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ مزید ہمارے پاس 2 دن ہے۔ ہمارا یہ ٹرافی انویلنگ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ لگ سکے کہ رجسٹریشن کا پروسیس چل رہا ہے، مزید 2 دن ہے، زیادہ سے زیادہ وہ رجسٹر کروائیں اور انشاءاللہ ہم جو ہے ان گیمز کو جو کہ 1 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہی ہیں 15 دن جو ہے ہم پورے ضلع میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کریں گے، لوگوں کو، بچوں کو اسپیشلی انوائٹ کریں گے۔ جہاں پہ ہمارا مقصد ہے اگین ٹیلنٹ ہنٹ ہے، وہاں پہ یہ بھی مقصد ہے کہ بچوں کو ان کی طرف، کھیلوں کی طرف راغب کیا جا سکے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے اس ایونٹ کا مقصد نوجوانوں کے اندر کھیل کے حوالے سے رغبت پیدا کرنا ہے۔ بہت شکریہ کمیل حیدر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے گا City 41، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔